पर, तो जो मैं कुछ रूल्स लिखवा रहा हूं पहले हम उस पर टारगेट करेंगे। आज हम पूरी तरह से सॉल्व करेंगे 2011 के जितने भी कॉम्प्रहेंशंस थे उन्हें, क्योंकि ये बेसिक थे, पहली बार स्टार्ट हुए थे तो ज्यादा टिपिकल या ज्यादा कठिनाई नहीं थी, पर इसी की वजह से हमें आइडिया लगेगा कि कॉम्प्रहेंशंस होता क्या है और क्या इसमें सबसे ज्यादा जरूरत की बातें होती है। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात, इस पर गौर करना, सभी लोग अगर कॉम्प्रहेंशंस की पहली लाइन पर गौर करेंगे, यही से मैं थ्योरी स्टार्ट करवा रहा हूं। लिखा हुआ है कि रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग 2 passages and answer the item that follow. Your answer to these items should be based on the passages only. हिंदी में दोहरा रहा हूं, निम्नलिखित 2 लेखांशों में से प्रत्येक को पढ़िए और उनके उपरांत दिए गए प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के आपके उत्तर केवल लेखांशों पर आधारित होने चाहिए। इस जो इंस्ट्रक्शन है इसका मीनिंग बता दूं मैं आप लोगों को। यूपीएससी का पहला तो आपका इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको भले ही अपने माइंड में डेवलपमेंट के कई कंसेप्ट पता होंगे, विकास के कई आधार पता होंगे और विकास कई तरीके से होता है ये भी पता होगा, लेकिन अगर मेरे कंप्रेंशन में लिखा हो कि विकास होने का बड़ा कारण यह हुआ कि भारत में एग्रीकल्चर, कृषि का क्या हुआ है, विकास हुआ है और इसी वजह से भारत का विकास हुआ, तो इसका मतलब अगर मैं आपसे डेवलपमेंट का कारण पूछूं तो आप उसमें उत्तर के रूप में केवल क्या चुनेंगे, एग्रीकल्चर। मेरे कॉम्प्रहेंशन में, मेरे पैसेज में अगर सर्विस सेक्टर की कोई चर्चा नहीं है तो तुम विकास के लिए सर्विस का भी उपयोग नहीं करोगे। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, आपके पैसेज के अतिरिक्त अगर तुम अपने दिमाग में कोई भी विचार जन्म दोगे तो आप निश्चित रूप से गलत उत्तर की ओर है। तो थ्योरी में लिखना पहला पॉइंट, आंसर ऑफ द गिवन कॉम्प्रहेंशंस, दिए गए गद्यांशों के उत्तर, आंसर ऑफ द गिवन कॉम्प्रहेंशंस, दिए गए गद्यांशों के उत्तर केवल, answer of the given comprehensions is completely based on the given information and given data. दिए गए गद्यांशों में प्रश्नों के उत्तर, नहीं प्रश्नों के उत्तर, दिए गए गद्यांशों में प्रश्नों के उत्तर केवल और केवल दी गई जानकारी, दी गई जानकारी और दिए गए आंकड़ों पर आधारित होंगे, दी गई जानकारी और दिए गए आंकड़ों पर आधारित होंगे। इस रूल का अगर आपने उल्लंघन 1% भी किया तो यह तुम मान के चलना कि निश्चित रूप से तुम गलत उत्तर की ओर बढ़ चुके हो। तो इसलिए कभी भी आप कंप्रहेंशन से बियॉन्ड नहीं सोचोगे। तुम्हारा कंप्रहेंशन जो भी कहे, वो कितना सच कह रहा है और कितना झूठ कर रहा है, हमारे लिए उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हां, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंस है कि उस बात को जो वो बता रहा है मैं सच मानूंगा और उन्हीं सच्चाइयों के आधार पर मैं अपने कंप्रहेंशन के उत्तर दूंगा। सवाल यह कि आखिर यूपीएससी ये क्यों पूछना चाहती है। वास्तव में इसे पूछने का अभिप्राय 3 परिणाम आपसे निकालने हैं। देखो, कोई एक किताब को आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूं, या 10 बच्चों को अगर मैं वो किताब पढ़ने के लिए दूं, तो रिसर्च में यह देखा जाता है कि हर व्यक्ति ने, जिसने भी किताब पढ़ी हो, उसने अपने अकॉर्डिंग उसका निर्णय ले लिया। हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने जब भारत का इतिहास पढ़ा तो भारत के इतिहास पढ़ने के बाद किसी एक किताब में उसने ये सोचा कि इस इतिहास का एक ही रिजल्ट है कि भारत केवल दुख में था। किसी ने पढ़ा कि नहीं, भारत का इस दुख में भी डेवलपमेंट और विकास के अलग अलग चरण हैं। तो वास्तव में इस दुनिया में पढ़ने वाले हर कोई एक ही है, एक ही चीजों को पढ़ रहे हैं, लेकिन हर एक के रिजल्ट अलग अलग होते हैं।
मैं या एग्जामिनर ये सोचकर आपको कॉम्प्रेहेंशन दे रहा है कि राइटर जिस थिंकिंग के बेस पर आपके सामने उस गद्यांश को रख रहा होगा, उस पैसेज को रख रहा होगा, क्या आपके रीडिंग के अंडरस्टैंडिंग की डायरेक्शन लेखक के डायरेक्शन के जैसी है या नहीं। मतलब जिस डायरेक्शन में राइटर ने कहा है या राइटर जितना मेच्योर होकर उस बात को रख रहा होगा, क्या आप उन बातों के अनुसार ही चीजों को समझ पाए हैं या आप उसके मतलबों से बहुत अलग निकल गए हो। तो इसे हम कहते हैं कि यह आपकी रीडिंग स्केल को टेस्ट करता है। सॉरी, रीडिंग स्केल का मतलब होता है पढ़ना नहीं, तुम पढ़ लिख रहे हो ये सबको पता है, पर रीडिंग स्केल का अभिप्राय होता है कि जो बात कही जा रही है तुम उसको वैसे ही समझ रहे हो जैसा वो कहना चाह रहा था। तो पहला इसका उद्देश्य होता है अंडरस्टैंडिंग, आपकी उसकी समझ पढ़ने के प्रति कैसी है इस बात को समझ पाना। दूसरा इसका उद्देश्य होता है रिजल्ट, आप उसके परिणाम सही निकाल पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आप उसके सही परिणाम नहीं निकाल पाते हैं तो निश्चित रूप से जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे और आपके पास कई आदेशों की कॉपी आएगी तो वो बताना कुछ और रहा था, समझाना कुछ और चाह रहा था, तुम कर कुछ और बैठे हो। तो रीडिंग स्केल का अभिप्राय ये होता है कि हम उस बात को समझे भी और उस बात के वह परिणाम निकाल पाए जो परिणामों की वो अपेक्षा तुमसे कर रहा था। तो दूसरा इसका टारगेट है रिजल्ट को प्राप्त करवाना। रिजल्ट का मतलब अगर तुम्हें समझना हो तो रिजल्ट को हम कहते हैं कि एक्चुअली का ये इफेक्ट होता है कि हमने पढ़ा और मुझे कंफर्म हुआ कि भाई ऐसा वो बताना चाह रहा है, या मैं कह सकता हूं ये किसी प्रकार के प्रॉफिट की बात कर रहा होगा, लॉस की बात कर रहा होगा। जब हम किसी बात को पढ़ लिखने के बाद जो बात प्रस्तुत करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि ये बात श्योरली सही होगी, ऐसी बातों को हम रिजल्ट कहते हैं, परिणाम कहते हैं। पर परिणाम आने वाले भविष्य की घटना है जो पैसेज के पढ़ने के बाद आती है। पर वहीं पर जहां पर टाइटल की बात आएगी, जहां पर शीर्षक की बात आएगी, तो शीर्षक का अभिप्राय होगा कि लिखने का कारण क्या है, आपका लेखक वो राइटर आखिर उसको क्यों लिख रहा होगा, या उसने लिखते समय अपने माइंड में किस विषय को रखा होगा। तो पैसेज से पहले की बात है टाइटल और पैसेज से आगे की बात है रिजल्ट। क्या पहला आप ये अंतर समझ पा रहे हैं? टाइटल या शीर्षक का अभिप्राय होता है कि वो क्यों लिखे, टाइटल या शीर्षक का अभिप्राय होता है कि वो क्या चीजों को दिमाग में पुट करके लिख रहा होगा, जबकि रिजल्ट का मतलब होता है कि अब तुमने पढ़ लिया, अब बताओ कि तुम्हें क्या लगा, अब बताओ कि तुमने पढ़ने के बाद क्या सोच पा रहे हो, या अब बताओ कि उसका क्या इफेक्ट तुम पर या पढ़ने वाले व्यक्ति की मनोदशा पर हुआ होगा। तो रिजल्ट आगे की बात है और टाइटल पहले की बात होती है। पर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो जानना चाहता है आपके रीडिंग की जो भी स्पीड है और एक्यूरेसी है वो कितनी अच्छी है, और इसीलिए वो सवाल पूछ रहा है। वास्तविक रूप से ये सवाल पूछने का केवल एक ही उद्देश्य है कि समझदार लोग हो सकते हैं कि उस बात को 10 मिनट में समझ जाए और ना समझ 2 घंटे में समझे। हमें उस व्यक्ति की आवश्यकता है जो दिए गए निश्चित समय में बात को समझना जानता होगा। इसीलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने रखे जा रहे हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के उद्देश्य हैं, पर उससे पहले सबसे बड़ी बात, आप जब भी आंसर देंगे तो केवल किस पर बेस्ड होंगे? पैसेज पर। उसके अतिरिक्त तुम अपने ज्ञान का उपयोग इसमें नहीं करोगे। सेकंड लिखना, कंक्लूजन, निष्कर्ष और डैश करके, सच स्टेटमेंट विच कंप्लीटली बेस्ड ऑन द गिवन कॉम्प्रेंशंस। निष्कर्ष, ऐसा कथन जो पूर्णतः गद्यांश पर आधारित होगा, जो पूर्णतः गद्यांश पर आधारित होगा।
थर्ड, मैसेज, संदेश, जहां लेखक गद्यांश को ले जाना चाहता है। मैसेज, सच स्टेटमेंट which present in the last lines of the comprehensions, जहां लेखक लेकर जाना चाहता है, यह सामान्यतः गद्यांश की अंतिम पंक्तियों में निहित होता है। मैसेज, सच स्टेटमेंट generally present in the last lines of the passage or comprehensions, which are the motive of the comprehensions, which are the motive of the comprehensions। हाँ, यह सामान्यतः गद्यांश की अंतिम पंक्तियों में निहित होता है। थर्ड, अब मैं कुछ ऐसे शब्दों की लिस्ट दे रहा हूं, अगर ये आपको कॉम्प्रेंशंस में मिले तो इन्हें अंडरलाइन करके रखना, क्योंकि ये आपको बताएंगे कि वो किन के बारे में चर्चा कर रहा है। फिर मैं एक और शब्दों की लिस्ट दूंगा, अगर वो ऑप्शन में मिल जाए तो डिक्लेयर कर देना कि वो ऑप्शन गलत है, उसके सही होने की पॉसिबिलिटी केवल 1% की होती है। तो लिखना, इफ फॉलोइंग वर्ड्स आर प्रेजेंट इन द कॉम्प्रेंशंस, यदि गद्यांश में निम्न शब्दों का उपयोग किया जाता है। इफ फॉलोइंग वर्ड्स आर प्रेजेंट इन द कॉम्प्रेंशंस, देन इट अंडरलाइन, यदि गद्यांश में निम्न शब्दों का उपयोग किया जाता है तो उसे रेखांकित किया जाएगा, बिकॉज it can change the whole meaning of the sentence, क्योंकि यह गद्यांश के अर्थ को बदल सकता है। वो शब्द है आपके पास ओनली, केवल, ऑल, सभी, एवरी और ईच, प्रत्येक, ऑलवेज, हमेशा, मेनी, कई, सम, कुछ। इनमें से अगर कोई भी शब्द आपके कॉम्प्रेंशंस में है तो आप ये मान के चलिएगा कि यह जो बात बताने जा रहा है उसमें बहुत स्पष्ट बातें उसने रखी होगी, क्योंकि यह शब्द बहुत ही वेल डिफाइंड शब्द हैं। जैसे केवल अगर हम बात करें तो यह स्पष्ट रूप से बता देता है कि और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। सभी का मतलब वो बताना चाह रहा है कि अब कोई अपवाद नहीं है। प्रत्येक का मतलब यहां पर सभी का जो अभिप्राय होगा वही प्रत्येक की बात होगी। हमेशा का मतलब कि इसमें कोई समय का प्रभाव नहीं होगा। कई का मतलब जहां क्वांटिटी 50% से अधिक को दर्शा रही होगी, और कुछ का मतलब जहां क्वांटिटी 50% से कम की बात कर रही होगी। तो ओवरऑल अगर हम सिंपल सी बात करें तो ये शब्द अगर कॉम्प्रेंशंस में है तो इसे अंडरलाइन करके रख दीजिए बस। लेकिन अब मैं आपको कुछ और शब्द दे रहा हूं, इन्हीं में से अगर ये ऑप्शन में आ जाए, ओनली, ये ऑप्शन में है किसी प्रश्न के, ऑल, सभी, ऑलवेज, हमेशा, एग्जैक्टली, बिल्कुल, एवरी, प्रत्येक, 99% की पॉसिबिलिटी है इसमें कि वो ऑप्शन गलत है, क्योंकि आपके कॉम्प्रेंशंस कभी भी इन शब्दों की वर्णन या इन शब्दों की व्याख्या करने के लिए दिए नहीं जाते हैं।
तो अगर ये ऑप्शन में मिल जाए तो यह पॉसिबिलिटी है 99% की कि ये सही नहीं हो सकता है। रेयरली बहुत, मैंने इन 7 वर्षों के पेपरों की स्टडी की तो केवल एक सवाल ऐसा मिला है मुझे जो 2015 में आया था, जिसमें इनमें से शब्द आने के बावजूद वो सही था, बाकी ये कभी सही नहीं होते हैं। मतलब अभी तक इन 7 वर्षों में अगर हर साल के 30 सवाल भी पकड़ लें तो 210 सवालों में केवल एक सवाल में सही है, बाकी सब जगह ये ऑप्शन सीधा गलत कर दी सकते हैं। तो ये ऑप्शन अगर मिल जाए तो हटा देना, इसे रखना ही नहीं है, ये डिक्लेयर कर देंगे कि ऑप्शन सही नहीं हो सकते। अगला पॉइंट, अब मान लो कि तुमसे प्रश्न आ रहा है कि लेखक इस कॉम्प्रेंशंस या पैसेज के बेस पर क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाह रहा है, और तुम्हें कंफ्यूजन है। तो यह बात ध्यान देना कि सिंगल पैराग्राफ का जब भी कोई कॉम्प्रेंशन होता है तो उसमें हम शुरुआत की लाइनों को ज्यादा 2 या 3 लाइनें पढ़ेंगे और आखिरी की 3 लाइन पढ़ेंगे और हमें पता चल जाएगा कि वह क्या कहना चाहता है। इसका मतलब उसके मोटिव को हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पर यह तभी संभव होगा जब वो कॉम्प्रेंशन केवल सिंगल पैसेज का हो। पर कुछ पैसेज आप अगर देखेंगे तो बड़े आते हैं, अब वो कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पैटर्न यूपीएससी कभी भी बदल सकती है। मान लो कि 3 पैराग्राफ हैं और आपको बताना है कि उसका मोटिव क्या है, तो हर पैराग्राफ की आप केवल शुरुआती लाइन इस पर गौर करिए, 2 से 3 लाइनें, और आपको पता चल जाएगा कि आपका लेखक वास्तव में क्या बताना चाहता है। वो इसीलिए क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति अपने उत्तर को लिखता है, या आप लोग भी जब अपना आंसर राइटिंग करते होंगे, तो जो प्रश्न पूछा गया था पैराग्राफ चेंज करने पर शुरुआत वही से करते हैं। इसलिए जब भी अपना कोई पैराग्राफ बदलता है तो शुरुआत की लाइनों में वो अपने विषय को फिर स्पष्ट कर देता है कि किन विषय पर मेरी ये चर्चाएं है। तो जब आपका पैराग्राफ कई लाइनों का, गद्यांश कई पैराग्राफ का हो, तो आप केवल शुरुआती लाइनों को जोड़ देना, आपको पता चल जाएगा कि वो किस डायरेक्शन में जाने की बात कर रहा है। ये वो रास्ता है जिस पर कोई लेखक अपनी कलम को दर्शाना चाहता है कि मैं कहां जा रहा हूं। हमेशा शुरुआत वो उसी दिशा से कर देगा जिस दिशा का उसका इंडिकेशन होगा। इसलिए सिंगल पैराग्राफ में शुरुआत और एंडिंग, और अगर कई पैराग्राफ का कॉम्प्रेंशन है तो शुरुआत की 3 लाइनें, शुरुआत की सभी में 3-3 लाइनें आपको बता देगा कि वो कहां पर और क्यों और कैसे लिख रहा है। यह आपके मोटिव, शीर्षक में मदद करेगा, संदेश में मदद करेगा, और बताएगा कि लेखक वास्तव में इस गद्यांश में क्या बताना चाहता है। तो कहीं पर भी बात अगर आए तो इसे लिख देना, इफ द कॉम्प्रेंशंस और पैसेज हैव सिंगल पैराग्राफ, then it's starting some lines and last some lines indicate the motive of the comprehension। यदि गद्यांश एक ही पैराग्राफ का है यदि गद्यांश एक ही पैराग्राफ का है तब उसकी प्रारंभिक और अंतिम पंक्तियों में गद्यांश का उद्देश्य, विषय, शीर्षक उपस्थित होते हैं। लेकिन यदि गद्यांश कई पैराग्राफ का है, बट इफ द कॉम्प्रेंशंस हैव मेनी पैराग्राफ, देन ओनली इनिशियल सम लाइन्स ऑफ ईच पैराग्राफ शो द मोटिव। लेकिन यदि गद्यांश कई पैराग्राफ का है
तब प्रत्येक पैराग्राफ की प्रारंभिक पंक्तियां, तो प्रत्येक पैराग्राफ की प्रारंभिक पंक्तियां उसकी विषय वस्तु को स्पष्ट कर देगी। उसकी विषय वस्तु को स्पष्ट कर देगी। थर्ड, if in the comprehensions questions directly and indirectly two statements are present, यदि किसी भी गद्यांश के प्रश्न में प्रत्यक्षतः और अप्रत्यक्षतः दोनों कथन उपस्थित है, इफ इन एनी कॉम्प्रेंशन क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंट, देन वी प्रेफर द डायरेक्टली स्टेटमेंट। यदि प्रत्यक्षतः और अप्रत्यक्षतः दोनों कथन उपस्थित है तो हम प्रत्यक्षतः कथनों को वरीयता देते हैं। ऐसा कई जगह होगा कि आप कहेंगे कि यह बात तो सीधी दिख रही है, और हो सकता है कि आपको लगे कि डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन ऐसा तो उसने लगभग बोलने वाले ने ऐसा कहा है कहीं ना कहीं पर। तब जो बात सीधी दिख रही है ना, उसी को प्रेफरेंस देंगे हम, क्योंकि वो इनडायरेक्टली बात तभी हमारे लिए जरूरी होगी जब वो डायरेक्टली बात हमारे प्रश्नों के ऑप्शन में न दे। इनडायरेक्टली बातों पर आप बहुत कम ध्यान दीजिएगा, जो बात डायरेक्टली है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर द कॉम्प्रेंशंस वी प्रेफर डिडक्टिव मेथड और एलिमिनेशन मेथड। कॉम्प्रेंशन के गद्यांश के प्रश्नों में हम निगमनात्मक विधि या एलिमिनेशन विधि को वरीयता देते हैं। और इन 5-4 दिन जितनी भी हमारी क्लासेस चलेगी, मैं तुम्हें यही सिखाऊंगा कि हम जब भी इन सवालों के जवाब देंगे तो केवल इसी मेथड से इसका मतलब समझिएगा। मान लो उसने कहा कि कौन सी बातें गद्यांश में थी, और 4 बातें थी मान लेते हैं, तो केवल गारंटेड बातों की सत्यता और असत्यता पर मैं गौर करता हूं। जो मुझे लगता है कि कंफ्यूजन है, मैं उस पर गौर नहीं करूंगा। या तो वह सर्टेनली ट्रू हो जाए, मतलब आपको लगे कि हां इस बात की तो गारंटी है कि यह बात तो होगी ही। अगर तुम्हें लगे कि वो सर्टेनली ट्रू है तो फिर ऑप्शनों को एलिमिनेट कर दीजिए। अब कि अगर पहली वाली बात निश्चित ही सही है तो जिन ऑप्शनों में पहला नहीं होगा उसे हटा दीजिए। या फिर तुम्हें यह कंफर्म हो जाए कि सेकंड वाली बात सर्टेनली फॉल्स है, गलत है। अगर यह कंफर्म हो जाए कि दूसरी वाली बात सर्टेनली गलत है, हटा दीजिएगा। अब ऑप्शन फिर से हमारी मदद से, इन दोनों की मदद से हट चुके होंगे। हो सकता है 3 ऑप्शन हट जाए, हो सकता है 2 ऑप्शन हट जाए। अगर मुझे उत्तर मिल गया इसी से, मैं इसे पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं वहां पर कोई इसे पढ़ने गया नहीं हूं। मुझे उत्तर चाहिए था सही किसी तरीके से। तो सर्टेनली ट्रू और सर्टेनली फॉल्स, बस मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है। मैं कॉम्प्रेंशंस के आंसर केवल सर्टेनली ट्रू और सर्टेनली फॉल्स पर निकालता हूं, और इससे अगर उत्तर ना निकले तो मेरा सजेशन है सवाल छोड़ देना, क्योंकि फिर तुम कंफ्यूज हो रहे हो। इसका मतलब कि तुम अभी सही उत्तर तक नहीं जा पाओगे। सर्टेनली आप कह सको कि यह बात तो होगी ही, या सर्टेनली आप यह कह सको कि यह बात तो गलत है, तो डिक्लेयर कर देना कि यह 2 बातें ही
तुम्हें अपने सही आंसर तक लेकर जाएगी। अभी हम इसे बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो आइडिया लग जाएगा, तो लिख देना, इट मीन्स ओनली सर्टेनली ट्रू एंड सर्टेनली फॉल्स स्टेटमेंट गिव द ट्रू आंसर। अर्थात निश्चित ही सत्य और निश्चित ही असत्य, यही कथन उत्तरों को ज्ञात करा देते हैं। निश्चित ही सत्य और निश्चित ही असत्य, यह कथन उत्तरों को ज्ञात करा देते हैं। पर अभी वहां एक पेज और छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे पेसेज बढ़ते जाएंगे मैं वैसे वैसे उसमें अभी थ्योरी और जोड़ते चलूंगा। पर वर्तमान में हमारे 2011, 12, 13 और 14 इन 4 साल के पेपर इस पूरी थ्योरी में खत्म हो जाएंगे। और आज आप फील करेंगे कि शायद इससे ज्यादा इजी सवाल आपने कभी भी किसी एग्जाम में न देखे हो, जो अभी तक आपको लगते थे कि कॉम्प्रिहेंशन बड़ा टिपिकल होता है। आप एक पेज को छोड़कर दीजिएगा जहां मैं कुछ लिखने के लिए कहूं, या जो आपको लगे कि ये नोट कर देना चाहिए वो नोट कर दीजिएगा। सभी लोग अपने कॉम्प्रिहेंशंस पर आइएगा। पहले 2 कॉम्प्रिहेंशंस मैं हल करूंगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि पढ़ते कैसे हैं और किस तरीके से रिजल्ट निकालेंगे। 2 बातें और सिखा दूं मैं, ये लिखनी नहीं है। हो सकता है इसके पहले तुम्हें किसी ने पढ़ाना न सिखाया हो, तो भी मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता दूं, जब भी हम कॉम्प्रिहेंशंस एक बार में आंसर निकालना चाहते हैं तो मेरा सजेशन है कि आप अपने पढ़ने की रफ्तार थोड़ी कम कर दीजिएगा। मेरा सजेशन है कि आधी भी कर दे तो ज्यादा बेटर होगा। धीमे धीमे उस रफ्तार में हम आ जाएंगे कि तेजी से पढ़कर भी रिजल्ट आ जाते हैं, पर अभी हम अपनी प्रोसेसिंग में हैं। पहला स्टेप है सीखने का, तो थोड़ा सा यहां पर यह काम जरूर करना। दूसरा, जब कॉम्प्रिहेंशन तुम्हें लगे कि बहुत बड़ा है तो वो पूरा ब्रेन में नहीं आता है, तो इस वजह से साइकोलॉजिकली चीजों को अगर हमें इंडिकेट करना है तो बड़े कॉम्प्रिहेंशनों को आप अपनी मर्जी से, जब तक आप पढ़ रहे थे और आपके माइंड में वो आ रहा था, जहां आपको लगा कि इसके बाद अब मेरी पुरानी बात मैं भूल रहा हूं, तो एक लाइन खींच देना। ऐसे अगर किसी कॉम्प्रिहेंशन, बड़े कॉम्प्रिहेंशन के तुमने कितने हिस्से बना दिए, 5 मान लेते हैं, इसका बेनिफिट तुम्हें मिलेगा उन 5 सवालों में। जब तुम सवाल पढ़ोगे और सवाल पढ़ने के बाद तुम्हें लगेगा कि अरे ये शब्द कहां आया था, तो तुम्हारा माइंड सेट करना शुरू करेगा और वो बताएगा कि वो तीसरे और चौथे के आसपास कहीं पर था। तो तुम्हें पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर तुम्हारा टारगेट तय है कि तुम्हारा उत्तर कहां पर है, इन 2 जगह में ही कहीं ना कहीं छिपा है। तो जब बड़े कंप्रिहेंशंस को हम सॉल्व करते हैं, खास करके आज भी जो आ रहे हैं पीसीएस में, तो उसको आप ब्रेक करा कीजिए 5 भागों में एटलीस्ट। और जब भी 5 भागों में ब्रेक करेंगे और सवालों को पढ़ेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि उस सवालों के शब्द कहां आए थे। इसकी आदत आप डालेंगे धीमे धीमे जब भी आप खुद प्रैक्टिस पर लगेंगे। बाकी अगर प्रैक्टिस अभी तो हम नहीं कर रहे हैं, अभी मैं सिखा रहा हूं, तो आपको जो मैं बताते चल रहा हूं उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। पर बड़े कॉम्प्रिहेंशन को ब्रेक करने की आदत रखनी है अगर रीडिंग स्किल को बेस्ट करना हो तो। आइए शुरुआत कर रहे हैं। जिन लोगों के पास किताबें हैं इस कॉम्प्रिहेंशन या इस पैसेज को ढूंढेंगे। समावेशी समृद्धि की प्राप्ति के लिए फॉर अचीविंग इंक्लूसिव ग्रोथ, 2011 की चर्चा चल रही है अभी। क्या सभी को यह पैसेज मिल चुका है? अब मैं इसे पढ़ रहा हूं और आप ध्यान से सुनते चलना, खुद मत पढ़ना। अभी मैं जिस तरीके से पढ़ रहा हूं, क्या आप अपने मस्तिष्क को उसी टाइप से पढ़ा पाते थे, उस पर जरूर गौर करिएगा। मैं हिंदी में पढ़ूंगा, अंग्रेजी वाले लोग इसको देखते चलिएगा। समावेशी समृद्धि की प्राप्ति के लिए राज्य की भूमिका पर पुनर्विचार की गंभीर आवश्यकता है। हमेशा ही पहली 2 लाइनों को गोला करेंगे। यह आपको बताना चाहता है लेखक कि मैं किस विषय पर लिख रहा हूं। सरकार के आकार के विषय में अर्थशास्त्रियों के बीच हुई आरंभिक बहस भ्रामक हो सकती है। शक्ति को अंडरलाइन करिए क्योंकि वो संभावनाओं को दर्शाती है। समय की आवश्यकता है
कि एक सामर्थ्यकारी सरकार हो, राज्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। यह भारत राष्ट्र के विशाल और जटिल स्वरूप को देखते हुए आसान नहीं है। सरकार सभी अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन करे, सभी आवश्यक नौकरियों का सृजन करे और सभी वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखे। ऐसी अपेक्षा विशाल, बोझिल नौकरशाही और व्यापक भ्रष्टाचार की ओर ले जाएगी। समावेशी समृद्धि के साथ उसने ये बताने की कोशिश की है कि एक सामर्थ्यकारी सरकार का मतलब क्या होता है। सामर्थ्यकारी सरकार की नकारात्मक परिभाषा बताई उसने। सामर्थ्यकारी का अभिप्राय, मैं कोई बड़ी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर ऐसा मैंने सोचा तो वह एक बोझिल नौकरशाही के रूप में परिणाम लेकर आ जाएगी। लक्ष्य यह होना चाहिए कि राष्ट्र के संस्थापकों ने जिस समावेशी समृद्धि का उद्देश्य रखा था, हम उसके साथ बने रहें और उसके साथ ही इसके प्रति एक अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक दृष्टिकोण अपनाएं कि राज्य यथार्थतः क्या प्रदान कर सकता है। मतलब वो कहना चाह रहा है कि पुराने लोगों ने कहा होगा उसे तो ध्यान में रखो, लेकिन आधुनिक पर भी गौर करने की समय आ चुका है। यही एक सामर्थ्यकारी राज्य के विचार की ओर ले जाता है, अर्थात एक ऐसी सरकार जो नागरिकों को उनकी आवश्यकता की हर चीज की प्रत्यक्षतः पूर्ति करने का प्रयास नहीं करती, बल्कि पहला वह बाजार के लिए एक सामर्थ्यकारी लोकाचार का सृजन करती है ताकि व्यष्टिम उद्यम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज फल फूल सके और नागरिक अधिकांश भाग के लिए एक दूसरे की आवश्यकताओं के लिए प्रावधान कर सके। और दूसरा, वह ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आती हैं जो स्वयं अपनी बेहतरी नहीं कर पाते, क्योंकि कैसी भी व्यवस्था क्यों ना हो, कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं जिन्हें सहारे और मदद की आवश्यकता होती है। अतः हमें एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो बाजार के मामले में प्रभावी, प्रोत्साहन अनुकूल नियम स्थापित करें और न्यूनतम हस्तक्षेप करती हुई हाशिए पर बनी रहे और साथ ही साथ निर्धनों को शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं, पर्याप्त पोषण, आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए उनकी प्रत्यक्ष सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। पहला पैराग्राफ था समावेशी समृद्धि में सामर्थ्यकारी सरकार की नकारात्मक परिभाषा पर। दूसरा पैराग्राफ था पुरानी और आधुनिक कड़ियों को जोड़ना। तीसरा पैराग्राफ है सामर्थ्यकारी सरकार का अभिप्राय क्या है। तीसरे में उसने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि सामर्थ्यकारी सरकार का मतलब वो ये सोचता है कि वह इतनी स्वतंत्रता दे कि एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री खोलने के लिए पूर्णतः आजाद रहे और ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एक दूसरे की मदद से करे। पर कुछ लोग ऐसे छूट जाएंगे जो शायद विकास को प्राप्त ना करे, तो वहां सरकार खड़ी होगी और वह ऐसे लोगों की मदद करने की जिम्मेदारी लेगी। तो सरकार की भूमिका क्या है? सामर्थ्यशाली सरकार, या जिसे हम कहते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट जिसका नाम हम रख सकते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, देयर इज क्रिटिकल नीड टू रीथिंक द रोल ऑफ द स्टेट। तुम्हें अगर सामर्थ्यकारी सरकार और रोल ऑफ द स्टेट को कहीं मेंस में भी लिखना हो तो इससे बेहतरीन परिभाषा तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगी। इसलिए बार बार मैं मेंस वाले बच्चों को कहता हूं कि मेंस में जाने से पहले वो कॉम्प्रेंशन पढ़ ले, सवालों के लिए नहीं। अगर उसमें से कोई भी बेहतरीन कंटेंट निकल कर आ रहा है तो इससे ज्यादा बढ़िया और स्टैंडर्ड कंटेंट शायद तुम्हें और कहीं पर नहीं मिलेगा। तब पहला प्रश्न आ रहा हूं मैं अब। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, लेखांश के अनुसार, पहला, समावेशी समृद्धि का उद्देश्य राष्ट्र के संस्थापकों द्वारा रखा गया था। क्या उसने कहा है होना चाहिए कि राष्ट्र के संस्थापकों ने जिस समावेशी समृद्धि का उद्देश्य रखा था हम उसके साथ बने रहे, पर उद्देश्य में यह चर्चाएं नहीं है। पर पहला अभी भी स्पष्ट रूप से गलत भी नहीं है और सही भी नहीं है।
समय की आवश्यकता है कि एक समर्थकारी सरकार हो, यह तो बात उसने स्पष्ट, इसमें तो गारंटी है मुझे। तो मुझे बताओ दूसरा किसमें नहीं है, हटाओ उसे कि गलत है वो। ठीक है, सरकार को बाजार की प्रक्रियाओं में अधिकतम हस्तक्षेप रखना चाहिए। क्या इसमें डाउट है कि गारंटी है? गारंटी है कि ये क्या है। तीसरा जिसमें हो उसे हटा दो, तीसरा ऑप्शन जिसमें हटा दो। कितने हट गए? बी भी हट गया, सी भी हट गया, डी भी हट गया। क्या उसे अब चौथे को पढ़ने की जरूरत है? क्या तुम्हें वो आंसर मिल चुका है जो तुम्हें चाहिए था? हो सकता है मुझे पहले में कंफ्यूजन हो सकता है मुझे स्पष्टता ना हो, तो मैं उस पर गौर नहीं करता हूं जिस पर मैं कंफ्यूज हूं, मैं उस पर गौर करता हूं जिसमें मैं श्योर हूं कि हां वो गलत हो या सही हो, कुछ भी हो। अगर वो श्योरली सही है तो भी मैं उत्तर निकाल कर आ जाऊंगा, और अगर वो श्योरली गलत है तो भी मैं उत्तर निकाल कर आ जाऊंगा उसकी मदद से। क्या पहले प्रश्न में कोई भी डाउट बच गया है? आ रहे हम दूसरे प्रश्न पर, उसी में। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, द स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ कैन बी अफेक्टेड बाय फोकसिंग ऑन। लेखांश के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक पर संकेंद्रित करके समावेशी समृद्धि की कार्यनीति कार्य रूप में परिणत की जा सकती है। मतलब लेखक के अनुसार इंक्लूसिव ग्रोथ कब अचीव होगी? ऑप्शन ए, देश के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक शब्द को अंडरलाइन करिए जैसा मैंने कहा था, देश के प्रत्येक नागरिक की सभी आवश्यकताएं की पूर्ति कर। क्या यह ऑप्शन सही होगा? उसने कहा था कि हम सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा किया तो हम कहां पहुंच जाएंगे? एक बोझिल नौकरशाही पर, एक करप्ट ब्यूरोक्रेसी पर हम पहुंच चुके होंगे। तो पहले वाले में तो गारंटी है कि वो कभी सही नहीं है। बी ऑप्शन पर आ रहा हूं। विनिर्माण क्षेत्र के बारे में मुझे बताओ, इस पूरे पैराग्राफ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की चर्चा मैंने कहां की है? हटाइए इसे, ये तुम्हें केवल गुमराह कर रहा है। पैसेज से अतिरिक्त मैं कुछ सोचता ही नहीं हूं। तीसरा, विनिर्मित वस्तुओं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, क्या मैंने कहीं मैन्युफैक्चरिंग की बात की है? हटाइए इसे। अब बताए, क्या तीन ऑप्शन हट चुके हैं? चौथा मुझे नहीं पता कि वो सही है या गलत है, पर तीनों की मुझे गारंटी है वो गलत है। मैं केवल गारंटियों से उत्तर निकालूंगा, फिर वो गलत की हो या सही की हो। और हो सकता है 5 में एक हाथ सवाल ऐसा हो सकता है जिसमें आंसर ना है, तो तुम्हें कौन से नंबर जोड़ने जाने हैं? तुम्हें 5 में से 4 अगर कम से कम समय में मिल रहे, आगे बढ़ते चलो। तीसरे पर आ रहे हैं, अभी हम गलत तो होने ही नहीं देंगे किसी सवाल को। सामर्थ्यकारी सरकार के संगठक क्या है? व्हाट कॉन्स्टिट्यूएट्स एन एनेबलिंग गवर्नमेंट? एनेबलिंग गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? ए, विशाल नौकरशाही। वो तो मना कर रहा है कि सामर्थ्यकारी सरकार कभी विशाल नौकरशाही की। क्या पहले में गारंटी है या नहीं है? गारंटेड वो क्या है? हटाइए ऑप्शनों को। कौन कौन से ऑप्शन हट गए तुमसे? ए और डी। मतलब इतना तो कंफर्म है कि उत्तर या तो बी होगा या बी। प्रतिनिधियों के माध्यम से कल्याण कार्यक्रमों को लागू करना, इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम थ्रू रिप्रेजेंटेटिव। क्या मैंने कहीं भी कल्याणकारी कार्यक्रम और प्रतिनिधियों की चर्चाएं की हैं? क्या इसमें संशय या डाउट है? यह निश्चित ही क्या है? ऑप्शन को हटाकर देख लीजिए, कोई हट रहा है क्या दूसरे के बेस पर? नहीं। तीसरा, ऐसे लोकाचार का सृजन करना जिसमें व्यष्टिम उद्यम को मदद मिले, क्रिएटिंग एन एथोस दैट हेल्प्स इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस। क्या उसने पहला नंबर दिया नहीं है? ऐसे व्यष्टिम उद्यम फल फूल सके, यह स्पष्ट है। क्या इसमें गारंटी है या नहीं? तो वो सही होगा ही। तीसरा ढूंढो किसमें नहीं है, किसमें नहीं है। सी हटा दीजिए, पहला और डी तो हट चुका था। क्या आंसर कहेंगे हम? एग्जैक्टली आंसर सी, क्योंकि बी में वो 3 नहीं है।
क्या कोई अभी आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि नहीं ये होगा कि नहीं, ऐसा कुछ डाउट तो नहीं ना अभी भी? श्योरिटी मतलब मैं कंफ्यूजन वाले स्टेटमेंट पर गौर ही नहीं करता हूं, मुझे ठीक है भाई मुझे नहीं मालूम होगा कि नहीं, पर मैं गारंटी वाली पर तो कुछ कर सकता हूं जिसमें मुझे श्योरिटी है कि वो सही होगा कि गलत। चौथे सवाल पर आ रहे हैं, राज्य को क्यों सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकने में असमर्थ है? वाई इज द स्टेट अनेबल टू डिलीवर ऑल दैट इज नीडेड? पहला, उसके पास पर्याप्त नौकरशाही नहीं है। उसने तो कहा है कि राज्य अगर चाहे तो बहुत बड़ी नौकरशाही लकड़ देगा, लेकिन वो बोझिल हो जाएगी, तो इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं, मुझे गारंटीड है कि ये तो सही। पहले वाले को हटा दीजिए, तो उसके बेस पर कौन कौन से ऑप्शन हट गए? ए और सी हटाते चलना। वह समावेशी समृद्धि को प्रोत्साहित नहीं करता। उसने ऐसा तो नहीं कहा है कि वह सभी चीजों को अगर प्रोवाइड करेगा तब भी इंक्लूसिव ग्रोथ रहेगी, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? एक बोझिल नौकरशाही आ जाएगी। दोनों ही बातें स्पष्ट रूप से क्या है? आंसर क्या चुनेंगे हम? पांचवा सवाल, इस लेखांश के लेखक द्वारा व्यक्त सारभूत संदेश क्या है? व्हाट इज द एसेंशियल मैसेज बीइंग कन्वे बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज? ए, राष्ट्र के संस्थापकों के द्वारा अधिकथित समावेशी समृद्धि के उद्देश्यों को याद रखना चाहिए। क्या तुम्हें वो याद दिलाने के लिए इस पैसेज को लिख रहा है? दूसरा, सरकार के लिए आवश्यक है कि वह अधिक स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराए। पूरे पैसेज में मुझे बता दो कहां पर है द गवर्नमेंट नीड टू मेक अवेलेबल मोर स्कूल एंड हेल्थ सर्विस? इसे तो डायरेक्टली पूरी तरह से रिमूव कर दीजिए। सरकार के लिए आवश्यक है कि वह समाज के निर्धन स्तरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार और उद्योग स्थापित करे। उसने ये नहीं कहा कि उद्योग स्थापित वो करें, वो कहेंगे कि विकास में कुछ लोग छूट जाएंगे, उनके विकास की जिम्मेदारी प्रत्यक्षतः कौन निर्भर करेगा? सरकार। तो सी हटा दिया। पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा पढ़ लेते हैं फिर भी। समावेशी समृद्धि की प्राप्ति के लिए राज्य की भूमिका पर पुनर्विचार करने की क्या है? आवश्यकता है। कौन सा प्रश्न? राष्ट्र के संस्थापकों द्वारा। अरे संदेश का मतलब एक ऐसी बात जिसे हम एथिकली या लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं। कहीं पर भी कोई व्यक्ति तुम्हें जो बताना चाह रहा होगा उसके मैसेज में तुम्हें पुरानी बातों को याद दिलाना थोड़ी होता है कभी भी। उसका संदेश क्या ये हो सकता है कि वो तुम्हें याद दिला रहा है कि हमारे संस्थापकों ने समावेशी समृद्धि की बात कही थी, जबकि उसका उद्देश्य देखना पहले और तीसरे पैसेज में दिखा दे रहा हूं मैं तुम्हें फिर से। मैंने कहा था जब आपके सामने कंप्रेंशन कई पैराग्राफ का हो तो आंसर कैसे निकलेगा? समावेशी समृद्धि की प्राप्ति के लिए राज्य की भूमिका पर पुनर्विचार की गंभीर आवश्यकता है। ठीक है। फिर लक्ष्य होना चाहिए कि राष्ट्र के संस्थापकों ने समावेशी समृद्धि का उद्देश्य रखा था। तीसरा, यह एक सामर्थ्यकारी राज्य के विचार की ओर ले जाता है। तीनों पैराग्राफ की शुरुआत की लाइन किन बातों को व्यक्त कर रही है? इंक्लूसिव ग्रोथ, इनेबल गवर्नमेंट, समावेशी विकास, समावेशी समृद्धि और सामर्थ्यकारी राज्य। मैंने कहा जब पैसेज कई पैराग्राफों के हो तो आप शुरुआती लाइनों पर गौर करिए और संदेश कभी भी एथिकल होंगे, लॉजिकल होंगे। संदेश कभी अनएथिकल या इलॉजिकल नहीं होते, जैसा कि पहला है। हां, कहीं डाउट था अभी? ये बड़ा पैसेज था इसलिए मैंने थोड़ा इसको समझाया है कि कैसे हल करते हैं। अब एक छोटे पैसेज की भी कल्पना करें। सेकंड नंबर का पैसेज अभी मैं ही हल कर रहा हूं, पर अभी इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि मैं स्पष्ट कर दूं कि कहीं से कहां तक जो तुम्हारे दिमाग के भ्रम थे वो खत्म हुए या नहीं, उससे बियॉन्ड मत सोचना। और अभी मैं तुम्हें ओरिजिनल आंसर की दिखाऊंगा जो आरटीआई से आई गई है 2011 की, क्योंकि अब शायद ऑनलाइन आपको ना मिले, तो वो ओरिजिनल आंसर की से मैं मिलाकर दिखाऊंगा कि आंसर क्या यूपीएससी ने माने हैं,
क्योंकि मार्केट में कई सॉल्व पेपर होंगे, शायद वो आंसरों को गलत कर दे, तो मैं आपको ओरिजिनल आंसर की भी इसमें दिखाऊंगा जो आंसर वो मान रही है। प्रश्न पर आ रहे हैं हम, पेसेज सेकंड, सृजनशील समाज, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव सोसाइटी। क्या सभी को मिल गया है? पढ़ रहा हूं अभी मैं ही, मेरे पढ़ने पर ध्यान देना। जहां कॉमा आता है मैं रुकता हूं, जहां फुल स्टॉप है वहां भी मैं रुकता हूं, और कितना ठहराव करता हूं। इसी वजह से मेरी सोचने में मेरा मस्तिष्क वैसा ही साथ देता है जैसा वो लेखक सोच रहा था। और तुम अगर वहां नहीं ठहराव कर रहे हो तो निश्चित ही तुम्हारी थिंकिंग कहीं और जा सकती है। ध्यान दे, सृजनशील समाज की अवधारणा किसी समाज के विकास के उस चरण को निर्दिष्ट करती है जिसमें बड़ी संख्या में संभाव्य विरोधाभास मुखर और सक्रिय हो उठते हैं। परिभाषा ये तुम्हारे क्रिएटिव सोसाइटी की, इससे ज्यादा बेहतरीन परिभाषा तुम्हें शायद इस दुनिया में कहीं और ना मिले। वो कहना चाहता है कि क्रिएटिव सोसाइटी कोई और नहीं है, वो वही सोसाइटी होगी जहां पर विरोध हो सकते हैं। ये वही सोसाइटी होगी जहां एक दूसरे की बातों में आप अपनी असहमति व्यक्त करेंगे, और अगर आप ऐसा नहीं देख रहे हैं तो निश्चित ही वह एक क्रिएटिव सोसाइटी नहीं है। मतलब वर्तमान में कई जगह पर यह सवाल मेंस में बन सकता है कि कई बार जो हिंदुओं की तलाक प्रथा है, दहेज प्रथा, उस पर अन्य धर्म के लोग विरोध व्यक्त करते हैं, और 3 तलाक पर शायद हिंदू धर्म के लोग आलोचना करते हैं। तो क्या यह सही है? तो यह एक सृजनशील समाज का चरण है जिसमें आप अपनी एक दूसरे की कमियों को स्पष्ट करवाएंगे, तभी तो जाकर हम उन कमियों को दूर करके एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जो और ज्यादा वेल डेवलप होगा। तो सृजनशील समाज का मतलब जहां पर अंतर्विरोध बड़ी संख्या में प्रखर होते हैं। आगे वो कहता है, यह उस समय सर्वाधिक सुस्पष्ट होता है जिस समय उत्पीड़ित सामाजिक समूह राजनीतिक स्तर पर संगठित हो जाते हैं और अपने अधिकारों की मांग करते हैं। विकासशील देश, अंडरलाइन करना इस शब्द को, क्योंकि वो बता रहा है कि किन देशों की चर्चा कर रहा हूं मैं। विकासशील देशों में किसानों और जनजातियों को उमड़ कर उठना, क्षेत्रीय स्वायत्तता और आत्मनिर्णय के लिए आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन और नारी आंदोलन समकालीन समय में सृजनशील समाज के आविर्भाव के लक्षण हैं। पहले तो उसने सृजनशील समाज की परिभाषा बताई, अब वो बता रहा है उसके कैरेक्टर क्या हैं। जहां पर ऐसे आंदोलन दिखेंगे समझ जाओ कि वह जगह कैसी है, क्रिएटिव सोसाइटी की जगह है वो। इन सामाजिक आंदोलनों के रूप और उनकी तीव्रता अलग अलग देशों में और किसी एक देश के अलग अलग हिस्सों में भिन्न भिन्न हो सकती हैं, किंतु समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक रूपांतरण लाने के लिए इन आंदोलनों की उपस्थिति मात्र देश में सृजनशील समाज के आविर्भाव को इंगित करती है। उसने शर्त बता दी, अगर ये मिल जाए तो डिक्लेयर कर देना कि उस देश की सोसाइटी अब बदल रही है और वह वर्तमान में किस चरण से गुजर रही है, क्रिएटिव सोसाइटी के चरण से। आपका पूरा गद्यांश किस बात पर आधारित है? क्रिएटिव सोसाइटी और उसके कैरेक्टर पर। पहला प्रश्न, सृजनशील समाज से लेखक का क्या निहितार्थ है? व्हाट डज द ऑथर इंप्लाई बाय क्रिएटिव सोसाइटी? पहला, एक समाज जहां विविध कला रूप और साहित्यिक लेखन प्रोत्साहन पाने का प्रयत्न करते हैं। क्या ऐसी कोई चर्चा तुम्हारे इसमें है? मैं गारंटेड कह सकता हूं कि यह वाली बात क्या है। हटाइए, क्या क्या ऑप्शन हट रहा है इसके आधार पर हटा दीजिए। ऑप्शन ए रिमूव करिए। एक समाज जहां सामाजिक असमानताएं मानक की तरह स्वीकृत है, मतलब असामाजिक समानता, ए सोसाइटी वेयर सोशल इनइक्वलिटीज आर एक्सेप्टेड एज ए नॉर्म, मतलब वो कहता है कि लोग असमानताओं को स्वीकार कर लेते, कोई विरोध नहीं करते। क्या कहेंगे हम इसके बारे में? गलत है, पर मान लो तुम्हें अगर डाउट हो रहा है अभी भी तो रोक दीजिए इसे। तीसरा, एक समाज जहां विशाल संख्या में अंतर विरोध मान लिए जाते हैं। देख लीजिए,
बड़ी संख्या में, बड़ी और विशाल एक ही बात है, संभाव्य विरोधाभास मुखर और सक्रिय। तीसरे की मुझे गारंटी है कि वह सही है। अब जिनमें तीसरा नहीं है उन ऑप्शनों को हटा दीजिए बस आप। डी ऑप्शन हट गया, बी ऑप्शन हट गया, ए ऑप्शन हट गया। क्या आंसर कहूं मैं इसका? क्या मुझे आगे पढ़ने की आवश्यकता है? दूसरे पर अगर कंफ्यूजन था स्किप कर देता हूं मैं। जहां मुझे डाउट है ना मैं ध्यान नहीं दूंगा। हां, पर मुझे जहां गारंटी हो गई उस पर तो मैं निर्णय लेकर आ जाऊंगा। तो जहां श्योरिटी है उसमें कभी भी आप आंसर निकाल कर लेकर आ जाएंगे। दूसरा सवाल, लेखांश के अनुसार सामाजिक आंदोलन की अभिव्यक्तियां कौन कौन सी हैं? व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ सोशल मूवमेंट? पहला, आक्रामकता और दाहक होना। कहीं से कहां तक उसने एग्रेसिवनेस, इनकी कोई चर्चा की है? पहले को हटाकर ऑप्शनों को रिमूव करिए। कौन कौन से ऑप्शन हट गए? दूसरा, बाह्य बलों के द्वारा उकसाया जाना। कहीं से कहां तक? बाह्य बल हटा दीजिए। दूसरा, क्या ऑप्शन बच गया है? क्या आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता बची है? मुझे नहीं पता तीसरे चौथे में क्या बात थी, लेकिन मुझे गारंटी कि पहला दूसरा गलत है। मैं आंसरों में केवल गारंटी तक पहुंचता हूं। अभी तक भी कोई डाउट आ रहा हो? तीसरे पर आ जाओ फिर डायरेक्ट। लेखांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विथ रेफरेंस टू द पैसेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सृजनशील समाज बनने के लिए विविध प्रकार के सामाजिक आंदोलनों का होना अनिवार्य है। जरा इस बात पर गौर करना। किंतु समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक रूपांतरण लाने के लिए इन आंदोलनों की उपस्थिति मात्र, मतलब उसने कह दिया इसके अतिरिक्त कोई और ऑप्शन नहीं है। एकमात्र यही शर्त है जो आपके क्रिएटिव सोसाइटी का सबूत होगी। तो पहली तो गारंटेड बात सही है। तब मैं कहूंगा कि केवल दो, बी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन हट गया है। सृजनशील समाज बनने के लिए संभाव्य अंतर्विरोध और संघर्षों का होना अत्यावश्यक है। दोनों ही बातें क्या हैं? सही है। क्या इसमें कोई भी संशय आ रहा है? इसलिए मैं बता देता हूं, आप जरा पढ़िए उसे। किंतु दूसरे जो पेज पर था जहां किंतु उसने कैंसिल किया था, कट कर दिया था, वहां से पढ़िए। किंतु समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक रूपांतरण लाने के लिए इन आंदोलनों की उपस्थिति मात्र, इसे अंडरलाइन करिए, उपस्थिति मात्र। अंग्रेजी में देखना इसके लिए वो शब्द क्या यूज कर रहा है, एंड द प्लेस टू प्लेस विथ, बट द वेरी प्रेजेंस ऑफ मूवमेंट फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन वेरियस स्पेयर ऑफ ए सोसाइटी इंडिकेट्स वेरी। मात्र का मतलब वहां वो बता रहा है इसके अतिरिक्त कोई दूसरी शर्त करना ही नहीं है। एकमात्र यही ऑप्शन है जो सृजनशील समाज की शर्त को क्या कर सकता है? पूरा। आप अपना उत्तर अपने गद्यांश में ढूंढेंगे, अपने मस्तिष्क में इसके उत्तर छिपे हुए नहीं है। इसलिए जहां पर भी कंफ्यूजन हो, आप हो सकता है कि उस पर आए। अब मान लेते हैं कि 3 प्रश्नों में हमारा तीसरा प्रश्न डाउटफुल था, उस पर समय ना बर्बाद करें, स्किप करें, आगे बढ़े। अगर 30 सवालों में से 27-24 सवालों में से 15 सवाल मेरे सही हो रहे श्योरली, तो मेरा काम पूरा हो चुका है। अब हमें अपने रीजनिंग और बाकी से कुछ हेल्प लेनी होगी, पर 15 सवाल गारंटेड, हो सकते 20 भी हो जाए। मैं तुम्हें यह सिखाना चाह रहा हूं कि सवाल नहीं छोड़ने हैं, पर मैं तुम्हें यह जरूर सिखा रहा हूं जहां तुम्हें ज्यादा कंफ्यूजन हो तो वहां समय मत बर्बाद करना। एक बार ढूंढने की फिर कोशिश करना, न मिले तो गोला लगा के रख देना। एंड में समय मिलेगा तो रिवाइज करेंगे, अन्यथा हम छोड़ देंगे। अब जरा इनके आंसरों को मैं फिर दोहरा दूं, इसे निशान लगा देना। ये ओरिजिनल आंसर बता रहा हूं मैं। पहले का आंसर पहले पैसेज से, पहले का आंसर था ए,
दूसरे में डी, तीसरे में सी, चौथे में डी, पांचवें में भी, छठवें में, सातवें में, आठवें में। क्लियर है? अब मैं आपको एक पैसेज दे रहा हूं, उसे आप पढ़ेंगे। 5 मिनट का समय मैं आपको दूंगा और उसी 5 मिनट में हम उसके आंसरों को निकालेंगे। फिर मैं उस पैसेज को फिर सॉल्व करके दिखाऊंगा कि हमने क्या सोचा या क्या गलतियां हमसे हुई थी। पैसेज पहले ढूंढ लीजिए आप लोग। इकोसिस्टम प्रोवाइड, आसान पैसेज है ये। पारिस्थितिकी तंत्र लोगों को विविध प्रकार की, इकोसिस्टम प्रोवाइड पीपल विथ ए वैरायटी ऑफ गुड्स। क्या मिला है ये पैसेज? जिनके पास मेरा पेपर होगा वो पेज नंबर 13 पर जाए। ठीक है, स्टार्ट करिएगा।
स्टॉप। बताएं, पहले में, दूसरे में, तीसरे में। ठीक है, अब मैं हल कर रहा हूं। तीसरा वाला बढ़िया और आसान पेजेस था ये। इकोसिस्टम प्रोवाइड पीपल। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र लोगों को विविध प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करते हैं। खाद्य, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, बाढ़ नियंत्रण, मृदा स्थिरीकरण, परागण, जलवायु विनियमन, आध्यात्मिक परितोष तथा सौंदर्यपरक आनंद, कुछ नाम गिनाए जा सकते हैं। मतलब ये बताना चाह रहा है कि इस पारिस्थितिकी तंत्र से हमें क्या क्या सेवाएं मिलती है। इनमें से अधिकांश लाभ या तो अप्रतिस्थापनीय हैं या उनके प्रतिस्थापन करने वाली प्रौद्योगिकी प्रतिषेधक रूप से महंगी है। उदाहरणार्थ, समुद्री जल का विलवणीकरण कर पेय अलवण जल उपलब्ध कराया जा सकता है, किंतु यह अत्यधिक लागत पर ही संभव है। तेजी से बढ़ती मानव जनसंख्या ने वस्तु और सेवाओं की विशेषकर खाद्य, अलवण जल, इमारती लकड़ी, रेशों और ईंधन की अपनी बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को अत्यधिक बदल डाला है। इन अपरिवर्तनों ने मानव के कल्याण और आर्थिक विकास में भरपूर योगदान दिया है। ये लाभ समान रूप से वितरित नहीं हुए हैं। इन परिवर्तनों से कुछ लोगों की वस्तुतः हानि हुई है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी तंत्र की कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं की अल्पावधि वृद्धि और दूसरे के दीर्घावधि अवकर्षण की लागत पर हुई है। मतलब बता रहा है कि आपकी जो बढ़ती हुई जनसंख्या थी, इसने पारिस्थितिकी तंत्र पर कौन कौन से दबाव उत्पन्न किए और इसकी वजह से मानव का विकास बड़ा तेजी से जरूर हुआ, लेकिन कुछ अल्पावधि लाभ में दीर्घावधि नुकसान भी सामने आए हैं। उदाहरणार्थ, खाद्य और रेशों के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास से कुछ पारिस्थितिकी तंत्रों की निर्मल जल प्रदान करने, बाढ़ नियंत्रित करने तथा जैव विविधता को आधार प्रदान करने की क्षमता में ह्रास हुआ है। हो सकता है किसी वनों की कटाई में आपने कपास बोने के लिए, खाद्य बोने के लिए, वहां जब वन की कटाई की तो बाढ़ की समस्या कॉमन हो गई। पानी का अब वहां पर जो उपस्थिति थी उसका लेवल कम हो गया और जो जैव विविधता पहले वहां जीवन यापन कर पाती थी, वह जैव विविधता वहां अब जीवन यापन नहीं कर पा रही है। तो फाइनली पूरा पैसेज किस बात पर आधारित है? पारिस्थितिकी तंत्र से मिलने वाली सर्विसेज और बढ़ती जनसंख्या का उस पारिस्थितिकी तंत्र पर उत्पन्न प्रभाव। क्या डायरेक्ट क्लियर हो रहा है कि ये बातें क्या थी? अब हमारे फिर से वो पूछ रहा है कि लेखांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विथ रेफरेंस टू द पैसेज कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक्सपांडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन। बढ़ती हुई मानव जनसंख्या का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है आध्यात्मिक परितोष पर। इसकी तो कहीं दूर दूर तक संभावना। ऑप्शन एक जहां जहां है हटा दीजिए उन ऑप्शनों को। कौन कौन से ऑप्शन हट गए? दूसरा, सौंदर्यपरक आनंद पर हटा दीजिए। एक और दो जहां जहां होंगे। उसने ये कहा है कि हमें पारिस्थितिकी से ये सर्विस मिली थी, हमने उसका आनंद लिया था पारिस्थितिकी से। इकोसिस्टम ने हमें इतनी चीजें दी थी, पर बढ़ती जनसंख्या ने इन चीजों पर कहां असर डाला है? बढ़ती जनसंख्या ने पानी की जो क्षमता थी, जो बाढ़ की समस्या आ रही है, इस पारिस्थितिकी तंत्र की जो जैव विविधता धारण क्षमता थी, उसे क्या कर दिया है? कम कर दिया है। तो पहला दूसरा हटाकर क्या आंसर आ पा रहा है? पहले का उत्तर आएगा एग्जैक्टली सी। दूसरा, लेखांश में उल्लेख है कि इन परिवर्तनों से कुछ लोगों की वस्तुतः हानि हुई है। आप देखना, यह आपको मिलेगा सेकंड पैराग्राफ में। इन परिवर्तनों से कुछ लोगों की वस्तुतः हानि हुई है।
ये लाभ समान रूप से वितरित नहीं हुए। इन परिवर्तनों से कुछ लोगों की वस्तुता हानि हुई। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी तंत्र की कुछ वस्तुएं सेवाओं की अल्पावधि वृद्धि हुई, पर दूसरों के दीर्घावधि अवकर्षण की लागत पर हुई है। और उदाहरण भी दिया है कि ऐसा क्या हुआ था। पहला, इस कथन में लेखक क्या बताना चाहता है? व्हाट डज इट इंप्लाई? जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का कुछ लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पहली, तेजी से बढ़ती मानव जनसंख्या वस्तु और सेवाओं की विशेषकर पूरी तरह से बढ़ती हुई जनसंख्या से बात है, तो पहला होना ही चाहिए। क्या इस आधार पर कोई ऑप्शन हटाए जा सकते हैं? ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। खाद्य और रेशों के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं हुए हैं। वो तो कह रहा था कि इसकी ज्यादा वृद्धि की वजह से हमने कई पर्यावरण को नुकसान पहुंचा दिया है। मुझे नहीं पता कि बाकी होगा कि नहीं, लेकिन दूसरा गारंटेड गलत है। क्या दूसरे के हिसाब से कोई ऑप्शन हट रहा है? वही बी और डी हट रहे हैं अभी भी। पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों में अपरिवर्तनों से अल्पावधि में कुछ लोगों को चाहे क्षति पहुंच सकती है, किंतु दीर्घावधि में सभी लोगों को लाभ पहुंचेगा। उल्टा कह रहा था, उल्टा वो कि अल्पावधि में लाभ हो सकता है, लेकिन दीर्घावधि में हानि उठानी पड़ी है। अवकर्षण का है उसने स्पष्ट रूप से। तीसरा तो गारंटेड गलत है। क्या आंसर लगता है? ए। हो सकता है पहले पर डाउट हो, लेकिन दूसरे और तीसरे में कोई डाउट है ही नहीं कि दूसरा और तीसरा गलत है। बचा हुआ ऑप्शन सही पर लेकर आ जाएगा। तीसरा सवाल, लेखांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विथ रेफरेंस टू द पैसेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मानव जाति के कल्याण के लिए पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों को अपरिवर्तित करना अत्यावश्यक है। पूरा पैसेज विरोध कर रहा है कि इन अपरिवर्तनों से उसकी जो अपनी कैपेसिटी थी उस पर बुरा प्रभाव पड़ा है। तो पहला वाला तो गारंटेड गलत है। प्रौद्योगिकी कभी भी पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदत्त की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का स्थान नहीं, जबकि उसने ऊपर लिखा है कि उसने कहा है अधिकांश लाभ या तो अप्रस्तापित है या फिर प्रस्तापित हो सकता है, लेकिन उसकी प्रौद्योगिकी क्या है? महंगी है। वो मना नहीं कर रहा है, संभव है, लेकिन वो क्या है? कॉस्टली है। दूसरी वाली बात निश्चित रूप से गलत है। और अगर दोनों ही गलत है तो उत्तर को क्या चुनेंगे हम? अब मैं आपको ओरिजिनल आंसर की इसमें दिखा रहा हूं। ये आरटीआई से 2011 की, अगर जिनके पास किताबें हैं और उनको कंफ्यूजन हो तो ये आंसर की जो यूपीएससी देती है वो 2011 की आंसर की है, जो मैंने सेव करके रखी हुई है सारी ओरिजिनल। इसलिए क्योंकि हर राइटर ने क्या किया, अपनी मर्जी से। तुम्हें अपने किताबों में मिला होगा कई गलत आंसर, तो कई भयानक स्थितियां मिलेगी। ये जो यूपीएससी मान रहे हैं हम उसी को मानेंगे। तो आइए जरा देखना, पहले सवाल का आंसर आप लोगों ने क्या लगाया था? मैं पढ़ रहा हूं आंसर, आप देखना, चेक करना। पहले का ए है। कौन सा ए? जो पहला, अरे इसका नहीं, जो शुरुआत की थी हमने, शुरुआत की थी, उसे एक नजर चेक कर लीजिए कि हमारे उत्तर सही आए या गलत आए हैं। पहले का ए है, दूसरे का डी है, तीसरे का सी है, चौथे का डी है, पांचवें का डी है, छठवें का सी है, सातवें का सी है, आठवें का सी है। क्या सही निकले वो? अब ये क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 में था सी पहले का, जो अभी हमने हल किया। 18 का ए और 19 का डी। क्या यही थे आंसर हमारे? 17 का सी, 18 का ए और 19 का डी, यही थे ना? किसी किताब वाले ने गलत किए होंगे, उसे हटा देना। इसी वजह से मैं ओरिजिनल आंसर की रख रहा हूं अपने पास, क्योंकि तुम्हारे किताब वाले हो सकते कोई स्टूडेंट ने अपनी मर्जी से लिख दिया होगा। हम उससे भटकाव नहीं करेंगे जो यूपीएससी मान रही है, क्योंकि मुझे वो उत्तर चाहिए जो यूपीएससी सही माने। मुझे उस उत्तर से कोई लेना देना नहीं है कि पूरे महान दार्शनिक लोग उत्तरों को क्या स्वीकार करते हैं। पीछे कहीं दुख था, लिखना फिर। हाँ, आइए जरा
कठिन पैसेज मेरे हिसाब से इस पेपर में अगर कोई था तो बस यही है, नैतिक कृत्य वाला, ए मोरल एक्ट। देखो मैं कितने लोग मेरी बात समझ पाए हैं। पढ़िएगा, मैं 4 ही मिनट दूंगा इसके लिए। ए मोरल एक्ट मस्ट बी ओवर ऑन एक्ट। अगला पैसेज है उसका जस्ट नेक्स्ट। मिल गया सभी को? स्टार्ट करें? स्टार्ट। नहीं नहीं, अभी हल करो। बढ़िया, जिन लोगों के हो गए भाई, अभी 50 सेकंड है अभी और। स्टॉप। बताएं, पहले प्रश्न में डी, दूसरे में बी, तीसरे में। आइए अब हम हल करते हैं। ये थोड़ा सा कठिन है और इसमें कई जगह पर शब्दावली थोड़ी सी जटिल हो सकती है, पर आइए देखें। एक नैतिक कृत्य हमारा अपना कृत्य होना चाहिए, हमारे अपने संकल्प से प्रस्फुटित होना चाहिए। 2 परिभाषाएं आ गई नैतिक कृत्य की।
तुम्हारे एथिक्स में 2013 में सवाल पूछा गया था कि नैतिक कृत्य का अभिप्राय क्या होता है, और शायद मुझे लगता है कई लोगों ने दुनिया ढूंढ ली होगी, लेकिन इससे बेहतरीन आंसर अब तुम्हें नैतिक कृत्य में कोई और नहीं दे पाएगा। एक नैतिक कृत्य हमारा अपना कृत्य होना चाहिए, हमारे अपने संकल्प से प्रस्फुटित होना चाहिए। यदि हम यंत्रवत कार्य करते हैं तो यह हमारे कृत्य में कोई नैतिक पुट नहीं होता। यह कृत्य तभी नैतिक होगा यदि हम यंत्र की तरह कार्य करने को उचित समझे और उसी प्रकार कार्य करें। वास्तविक रूप से बताना चाह रहा है कि मोरल एक्ट किसे कहते हैं। मोरल एक्ट हर व्यक्ति इस दुनिया में कर सकता है। वो एक राजा भी हो सकता है, एक अधिकारी भी हो सकता है, और एक लेवल का या डी लेवल का क्लर्क व्यक्ति भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब सरकार कोई पॉलिसी बनाकर लाती है और तुम्हें वो लगता है कि ये तुम्हारा कार्य नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तो वो तुम्हारे लिए मोरल एक्ट हो गया। और तुम्हें लगता है कि नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो आदेश आया है, तो फिर तुम केवल यंत्रवत कार्य करने की प्रक्रिया में गुजर चुके हो। एक सैनिक के लिए जब वो सेना पर खड़ा होता है तो उसके जो अधिकारियों का आदेश होता है वो उसका नैतिक कृत्य होता है, इस वजह से वो खड़ा है। अगर वो उसका यंत्रवत कार्य होता तो शायद वो लौट कर आ जाता। वो अपनी जिम्मेदारी को मान रहा है कि मुझे यहां खड़ा रहना होगा, तब जाकर देश क्या हो पाएगा, सुरक्षित। तो नैतिक कृत्य को परिभाषित करने की कोशिश यहां की जा रही है, क्योंकि ऐसा करते हुए हम अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। अंडरलाइन करना चाहिए इसे। हम अपने मन में यांत्रिक ढंग से कार्य करने और साभिप्राय कार्य करने के बीच विभेद रखना चाहिए। किसी राजा के लिए एक अपराधी को क्षमादान देना नैतिक हो सकता है, किंतु इस क्षमादान के आदेश का पालन करने वाला दूत राजा के इस नैतिक कृत्य में केवल एक यांत्रिक भूमिका ही निर्वाह करता है। किंतु यह दूत राजा के आदेश का यदि अपना कर्तव्य समझकर निर्वाह करे तो उसका कृत्य एक नैतिक कृत्य होगा। मान लो राजा ने किसी को क्षमादान दे दिया है और मैसेज पहुंचाया है कि जाओ उस व्यक्ति को जो मृत्युदंड मिलने वाला था उसे छोड़ दो। अब वो जो व्यक्ति जहां वो मैसेज लेकर जा रहा है वो ये माने कि ये मेरी जिम्मेदारी, अगर मैं नहीं पहुंचा समय पर तो शायद उस व्यक्ति की मृत्यु में मैं भी कहीं ना कहीं भागीदार हूं, तब उसका जो कर्तव्य होगा वो एक मोरल एक्ट है। लेकिन अगर वो राजा के आदेश को मान रहा है कि ये राजा का आदेश है, बाकी मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, तो निश्चित रूप से वो यंत्रवत कार्य करने वाले मशीन के जैसा बिहेव कर रहा है। फिर वो आगे कहता है, किंतु कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुद्धि और विचार शक्ति का प्रयोग नहीं करता और स्वयं को धारा के प्रवाह के साथ लकड़ी के कुंदे के समान बह जाने देता है, नैतिकता को भला कैसे समझ सकता है। व्यक्ति कभी कभी परम कल्याण की दृष्टि से रूढ़ी की अवज्ञा कर स्वयं अपने निर्णय से कार्य करता है। आखिरी की लाइन बहुत बड़ी है। व्यक्ति कभी कभी परम कल्याण की दृष्टि से, मतलब हो सकता है कि आपको लगे कि अब आपको जो आदेश मिला था वो गलत था, तो आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप उस आदेश की अवहेलना भी, क्योंकि अगर वह व्यक्ति नैतिक और मोरल एक्ट करेगा तो वो किसी के गलत कार्य को रोकने की ताकत रखेगा, और अगर वो यंत्रवत कार्य करेगा तो फिर वो किसी भी कार्य को रोकने की क्षमता नहीं विकसित कर सकता है। आखिरी की लाइन बताना चाह रही है कि वह किसी भी दबाव में काम का विरोध भी करना जानता है, अगर वह परम कल्याण का कार्य हो तो। पहले पर निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन लेखक के विचारों का सर्वोत्तम वर्णन करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्रिप्शन द थॉट ऑफ द राइटर? फर्स्ट, नैतिक कृत्य की पूर्ति के लिए अपने विवेक का प्रयोग आवश्यक है। क्या इसमें कोई संशय है? तो पहले वाला जिसमें नहीं है पहले तो रिमूव कर दीजिए, ऑप्शन सी हटा दीजिए। किसी स्थिति के प्रति मनुष्य को अविलंब प्रतिक्रिया करनी चाहिए, जहां दो हो हटा दीजिए, तब भी सी हट रहा है। मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए, ऐसी कोई चर्चा उसने की हुई नहीं है। तीसरा जहां है उसे भी हटा दीजिए। अब या तो आंसर ए होगा या तो डी। नैतिक होने के लिए मनुष्य को रूढ़ी की अवज्ञा करने में, कभी कभी परम कल्याण की दृष्टि से रूढ़ी की अवज्ञा कर स्वयं अपने निर्णय से
कार्य करता है। पूरा स्पष्ट वर्णन किया गया है आखिरी के लाइनों। तो 1 और 4 श्योरली सही है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? डी। कितने लोगों का डी था आंसर? अगला सवाल, लेखक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैतिक कृत्य की निकटतम परिभाषा है? डेफिनेशन ऑफ मोरल एक्शन अकॉर्डिंग टू द राइटर। यह वरिष्ठों के आधिकारिक आदेशों पर आधारित, कोई दूर दूर तक भी नहीं, हटाइए। यह अपने विवेक बोध पर आधारित, पर फिर भी हम पढ़ेंगे शायद आगे और कुछ हो, और ऑल द अबाउ बाद में लिख दे। सी, यह उद्देश्य की सुस्पष्टता पर आधारित चतुर कृत्य है। ऐसे शब्द कहीं से कहां तक? सी हट गया, ए हट गया। यह समझ पर आधारित धार्मिक कृत्य है, हटा दीजिए। आप देखेंगे कि यूपीएससी ऐसे शब्द उपयोग करती है ना, जिसे अगर कोई व्यक्ति केवल अंडरलाइन करके गौर कर ले तो वो कह सकता है कि यह गलत है या सही है। धार्मिक, चतुर, ये शब्द केवल विद्यार्थियों को तनाव की स्थिति में गुमराह करते हैं। शब्द ढूंढिए वो है क्या, नहीं है तो रिमूव कर दीजिए उसे। तीसरा सवाल, लेखांश में कथन है कि स्वयं को धारा के प्रवाह के साथ लकड़ी के कुंदे के समान बह जाने देता है। वास्तव में यह एक मुहावरा है। इसका वो मीनिंग जानना चाहता है कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो मुझे एक बात बताना, दांतों तले चने चबाना, इसका अर्थ कभी यह हो सकता है क्या कि दांतों तले चने चबाना? यह हो सकता है कभी? कभी भी नहीं। तो उसने जो चौथा दिया है कि वो लकड़ी के कुंदे के समान है, क्या दूर दूर तक कोई संभावना बचती है इसकी? हटा दीजिए चौथे के आधार पर ऑप्शन डी। पहला, व्यक्ति अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, तब जाकर शायद वो लकड़ी के कुंदे के समान है। फिर तो पहला होना चाहिए, वह दबाव प्रभाव के प्रति अति प्रभावी है, मतलब वो दबाव का विरोध करना भी जानता है। व्यक्ति कभी कभी परम कल्याण की दृष्टि से रूढ़ि की अवज्ञा कर स्वयं अपने निर्णय से कार्य करता है। इसका मतलब वो दबाव और प्रभाव के प्रति सेंसिटिव है, वो विरोध करना भी जानता है। जरा मीनिंग समझिएगा, दो शब्द बड़े कंफ्यूज करेंगे, टॉलरेंस और सेंसिटिव। जब बीजेपी की सरकार आई थी तो टॉलरेंस ये बड़ा शब्द चर्चा में था। सहिष्णुता की असहिष्णुता, टॉलरेंस असहिष्णुता, वो इनटॉलरेंस होता है। अब जरा मेरी बात समझना, जब 16 दिसंबर की घटना दिल्ली में हुई थी तो महिलाओं के जितने भी संगठन थे उन्होंने कहा था कि हम जीरो टॉलरेंस में हैं। इसका मतलब इस समय अगर आपने थोड़ी भी हरकत की तो हम मर्डर भी कर सकते हैं। अब जीरो टॉलरेंस का मतलब अब मैं कुछ भी सहन नहीं करूंगा। जीरो टॉलरेंस का मतलब असहनीय, जिसे अब कोई भी बात सहन करनी नहीं है। मान लीजिए कि कोई बहू सास से कहे कि मैं जीरो टॉलरेंस पर हूं, तो धमकी दे रही है कि अब अगर आपने कोई भी बात का विरोध किया तो स्थितियां भयानक हो सकती है। इसे टॉलरेंस कहते हैं कि जहां पर वो सहन नहीं रह करेगी अब। और सेंसिटिव, इसका मतलब होता है कि आप उस विषय के सकारात्मक और नकारात्मकता के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देने में समय नहीं लगाएंगे। सेंसिटिव का मतलब आप बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब या तो आप बहुत जल्दी रो जाते होंगे या आप तत्काल में कह देते होंगे कि नहीं मुझे पसंद नहीं है, तो इसे हम कहते हैं कि आप सेंसिटिव है। सेंसिटिव मतलब जो प्रतिक्रिया देगा, जो अविलंब प्रतिक्रिया देता है। और इसमें नीचे उसने लिखा है कि व्यक्ति कभी कभी परम कल्याण की दृष्टि से रूढ़ि की अवज्ञा कर स्वयं अपने निर्णय से कार्य करता है। मतलब वो बताना चाह रहा है कि वो सेंसिटिव है, वो विरोध करना जानता है। तो दूसरा होना चाहिए, पर अभी गारंटी नहीं आ रही। फिर भी वह कठिनाई और चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता। तीसरा तो गारंटेड गलत है। तीसरे से कोई ऑप्शन हट रहा है? सी हट गया, सी और डी हट गए हैं। वो लकड़ी के कुंदा, तो 3 और 4 तो होगा ही नहीं। अब या तो आंसर ए और बी, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। मैंने इस पैसेज को कई बार पढ़ा है और इस वजह से अब मुझे इसके आंसर दिख जाते हैं, पर हो सकता है तुम पहली बार पढ़ो और इसमें आंसर ना दिखे।
तो मेरा सजेशन है कि सवाल को क्या कर दीजिएगा, स्किप। आगे बढ़ना है हमें, क्योंकि सवालों पर रुकना नहीं है। यही वो समय है जिसे तुम इतना ज्यादा बर्बाद कर देते हो कि बाद में रीजनिंग और मैथ्स को समय नहीं दे पाते हो। यह समय तुम्हें बचाना है। जहां तुम्हें सवाल में ज्यादा कंफ्यूजन हो तो एक सवाल छोड़ने में हर्ज नहीं है। अगर 10 में से 2 सवाल छूट रहे तो छोड़ो ना, 8 की तो गारंटी आ गई तुम्हारे पास। पर इसका सही उत्तर होगा 1 और 2, दोनों ही बातें लेखक ने स्पष्ट की है। शायद कुछ किताबों ने इसका आंसर गलत दिया होगा, उसे सुधार दीजिएगा। अब हां, इसने ये पैसेज, मैंने कहा था ना पैसेज थोड़ा कठिन है। इस तीसरे सवाल में वो कह रहा है कि स्वयं को धारा के प्रवाह के साथ लकड़ी के कुंदे के समान बह जाने देता है। मतलब वो व्यक्ति विरोध नहीं करता है, वो जो कहे वो मान लेता है। तो पहला वाला जो उसने स्पष्ट कहा था वो तो है ही, और दूसरा वाला वो कह रहा है कि दबाव और इसके प्रति अति प्रभाव है। मतलब वो दबाव को झेल लेता है, वो विरोध करता नहीं है, इसलिए वो लकड़ी के कुंदे के समान है। पर आइए एक और पैसेज अभी हम इसमें दिखाना चाह रहे थे हम आपको। यह पैसेज पिछले बैच में कई लोगों से गलत हुआ है। मैं देखो इस बैच में कितने बात परिवर्तन की आई हैं। आपको पैसेज बता रहा हूं। जब कोई देश विदेशी प्रभुत्व के अधीन होता है, ए कंट्री अंडर फॉरेन डोमिनेशन। क्या मिला ये पैसेज? थोड़ा बड़ा पैसेज है और शायद सवाल भी 5 होंगे। 4 सवाल है, 5 मिनट का समय दे रहा हूं मैं। स्टार्ट, स्टॉप। बताए पहले में, दूसरे में, तीसरे में, आइए देखते हैं, और चौथे में आइए देख लेते हैं। चौथे का तो मुझे लगता है कि आंसर ऐसा दिख रहा होगा आंखों को कि वो क्या बोलना चाह रहा है, पर आइए फिर भी। जब कोई देश विदेशी प्रभुत्व के अधीन होता है तब वह किसी विलुप्त युग के सपनों में वर्तमानों से पलायन ढूंढता है और अपने बीते महान कल की कल्पना में सांत्वना पाता है। यह एक मूर्खतापूर्ण और खतरनाक विनोद है जिसमें हम में से अनेक मान मग्न रहते हैं। हम भारतीयों का यह आचरण भी उतना ही प्रश्नास्पद है कि हम अब भी यह सोचते हैं कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से महान हैं, जबकि हम अन्य विषयों में विश्व में नीचे आ चुके हैं। आध्यात्मिक या अन्य कोई महानता स्वतंत्रता और अवसर के अभाव में या भूखमरी में और दुख के रहते हुए स्थापित नहीं की जा सकती है। इसे अंडरलाइन करना, उसने डिफाइन कर दिया है। बहुत से पाश्चात्य लेखकों ने इस धारणा को बढ़ावा दिया है कि भारतीय परलोक पलायन है। मैं समझता हूं कि हर देश में निर्धन और अभागे लोग कुछ हद तक परलोक पलायन बन जाते हैं, जब तक कि वे क्रांतिकारी ही न बन जाए, क्योंकि यह लोग प्रत्यक्षतः उनके लिए नहीं है। पराधीन जनों की भी यही स्थिति होती है। जैसे जैसे विकसित होकर कोई व्यक्ति परिपक्व होता है, वैसे वैसे वह बाहरी वस्तुपरक दुनिया में न तो पूर्णतः तल्लीन रहता है, न ही उससे संतुष्ट होता है। वह कुछ आंतरिक अर्थ भी ढूंढना चाहता है, कुछ मनोवैज्ञानिक और भौतिक संतोष भी तलाशना चाहता है। यही स्थिति जनों और सभ्यताओं की भी होती है। जैसे जैसे वे परिपक्व और विकसित होकर वयस्क होते हैं, प्रत्येक सभ्यता और प्रत्येक जन बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन की इन समांतर धाराओं को प्रदर्शित करते हैं। जब ये धाराएं आपस में मिल जाती हैं या एक दूसरे के सन्निकट रहती हैं, तब संतुलन और स्थिरता बनी रहती है। जब ये धाराएं भिन्न दिशाओं में चली जाती हैं, संघर्ष उत्पन्न हो जाता है तथा मन और आत्मा को यंत्रणा देने वाली संकट अवस्था उत्पन्न हो जाती है। पहले उसने चर्चा की है कि वास्तविक रूप से एक पराधीन लोगों की मन स्थिति क्या होती है। फिर उसने आरोप लगाया कि कुछ यूरोप या पाश्चात्य लेखक ये मानते हैं कि भारतीय परलोक पलायन होते हैं, तो वो मना कर रहा है। वो कहता है ऐसा नहीं है। कुछ लोगों की मनोदशा ऐसी होती है 2 परिस्थिति में, जब वो दुखी हो या वह पराधीन हो, तब शायद ऐसा होता होगा। लेकिन लेखक किसी परलोक पलायन को या किसी पराधीन को परलोक पलायन मानता नहीं है। ये परलोक पलायन कौन मानते हैं? यूरोप के लेखक।
ब्रिटिशर्स लेखक जो भारतीयों पर आरोप लगा रहे हैं। फिर उसने आगे कहा है कि यह वास्तव में एक मानव के विकास के साथ साथ सभ्यता का विकास भी है। यही सभ्यता के विकास का क्रम होता है कि सभ्यताएं तभी जाकर विकसित होती है जब वो आंतरिक और बाह्य दोनों धाराओं में संतुलन स्थापित कर सकती है। वास्तविक रूप से यह पैसेज प्रारंभ में परलोक पलायन या फिर पराधीन लोगों की मनोदशा की वर्णन कर रहा है, लेकिन फाइनली वो कहां पर लेकर जा रहा है? सभ्यता और मानव के विकास पर। पहला, लेखांश में उल्लेख है कि यह लोक प्रत्यक्षतः उनके लिए नहीं है, यह उन लोगों को निर्दिष्ट करता है। The passage mention that the word eventually not meant for them, it's refer peoples who, यह किन लोगों के लिए है? पहला, विदेशी प्रभुत्व से स्वतंत्रता चाहते हैं, वो विदेशी प्रभुत्व के अधीन होते हैं। जो स्वतंत्रता चाहते हुए तो क्रांतिकारी बन जाते हैं लेखक के अनुसार, वह परलोक पलायन नहीं होते हैं। परलोक पलायन जो अधीन रहते हैं, जो स्वतंत्रता तो नहीं चाहते, वो सपनों में खोए रहते हैं। तो पहला निश्चित ही गलत है। क्या उसके आधार पर कुछ हटाया जा सकता है? ये हटा दीजिए। भूखमरी और दुख का जीवन जीने वाले, उसने कहा था कि दो लोगों की ऐसी परिस्थिति है, जो पराधीन होते हैं वो भी और जो भूखमरी वाले भी। तीसरा, क्रांतिकारी बन जाते हैं। वो क्रांतिकारी लोग इस लोक में नहीं, वो पुराने लोक में नहीं, वर्तमान युग में ही जिएंगे। तो केवल दो होना चाहिए था और ऐसा कोई ऑप्शन है? आंसर आएगा बी। तीसरे के आधार पर सी और डी हट जाएगा और पहले के आधार पर ए हट जाएगा। निम्नलिखित मान्यताओं पर विचार कीजिए। अजम्पशन सही है। अब अजम्पशन का मतलब लेखक की धारणा क्या है, लेखक क्या सोच कर बैठा है। विदेशी प्रभुत्व के अधीन एक देश आध्यात्मिक अनुसरण में मग्न नहीं हो सकता। देखना यहां लिखा हुआ है, हम आध्यात्मिक दृष्टि से महान हैं। हम में से कई हम भारतीयों का यह आचरण भी उतना ही प्रश्नास्पद है कि हम अब भी यह सोचते हैं कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से महान हैं, जबकि हम अन्य विषयों में नीचे आ चुके हैं। आध्यात्मिक या अन्य कोई महानता स्वतंत्रता और अवसर के अभाव में भूखमरी और दुख के रहते हुए स्थापित की नहीं। अगर देश में स्वतंत्रता नहीं है और दुख और भूखमरी है, तो आप कभी किसी भी प्रकार की महानता की स्थापना नहीं कर सकते हैं। तो तुम्हारा लेखक यह तो मानकर चल रहा है, यह उसकी धारणा है। ऐसा होता है या नहीं सच नहीं, पर उसकी यह धारणा इस लेखांश में है। तो पहला तो निश्चित ही आएगा। किसको हटा सकते हैं हम? सब हट गए हैं। अगर पहला गारंटेड सही है तो वह होना ही चाहिए। क्या आपको आंसर दिख रहा है सीधा? पहले में कोई डाउट है? अरे पहले ने स्पष्ट किया है ना, देखो ना। लेखक क्या कह रहे हैं? हम भारतीयों का यह आचरण भी उतना ही प्रश्नास्पद है कि हम अब भी यह सोचते हैं कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से महान है, जबकि हम अन्य विषयों में नीचे आ चुके हैं। आध्यात्मिक या अन्य कोई महानता स्वतंत्रता और अवसर के अभाव में या भूखमरी और दुख के रहते हुए स्थापित नहीं की जा सकती है। विदेशी प्रभुत्व के अधीन एक देश आध्यात्मिक अनुसरण में मग्न नहीं हो सकता है। लेखक कहना चाह रहा है कि आप स्वतंत्र अगर नहीं हैं तो आप अपनी आध्यात्मिकता का जो आडंबर कर रहे हैं ना, ये बंद करिए। ये मग्नता प्रश्न चिन्ह का रूप ले रही है कि आखिर आप किस बात को खुश हो रहे हैं। एक और देख लेते हैं, आध्यात्मिक अनुसरण में निर्धनता अवरोधक। बिल्कुल, उसने लिखा है कि आध्यात्मिक और कोई अन्य महानता, दोनों ही बातें न तो बगैर स्वतंत्रता के आ सकती हैं, ना भूखमरी के आ सकती हैं, ना दुख के रहते आ सकती है। तो आध्यात्मिक अनुसरण में निर्धनता बिल्कुल क्या है? अवरोधक है। तो दूसरा तो कंफर्मली सही है। पराधीन जन परलोक पलायन बन सकते हैं। इधर ध्यान देना, इसने स्पष्ट किया है। बहुत से पाश्चात्य लेखकों ने इस धारणा को बढ़ावा दिया है कि भारतीय परलोक पलायन है।
वो कह रहा है मेरी धारणा नहीं है, ये पाश्चात्य लेखकों की धारणा है और उसका खंडन करता है। वो देखो वो क्या कहता है, मैं समझता हूं कि हर देश में निर्धन और अभागे लोग कुछ हद तक परलोक पलायन बन जाते हैं, बन सकते नहीं है, कुछ हद तक बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि जब तक वे क्रांतिकारी न बन जाएं तब तक वह लोग प्रत्यक्षतः उनके लिए नहीं है ऐसा वह सोचते हैं, पर वो पराधीन लोगों का समर्थन नहीं कर रहा है कि वह सभी परलोक पलायन है। लेखक बता रहा है कि सभी परलोक पलायन ये पाश्चात्य लेखकों की धारणा हो सकती है। मेरी धारणा है कि कुछ लोग कुछ हद तक परलोक पलायन बन जाते हैं, पर बनते नहीं है सभी। बहुत ही बढ़िया पैसेज बताना चाह रहा है। लेखक ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि मैं इस धारणा को क्या करता हूं, नकारता हूं। चलो अगर पहला दूसरा भी कंफ्यूजन हो तो तीसरा तो गारंटेड इस लेखक की धारणा नहीं है, और इस वजह से तीसरा जहां जहां है उसे हटा दो। अब आंसर या तो ए होगा या बी होगा, और उसमें पहली वाली बात विदेशी प्रभुत्व के अधीन मतलब स्वतंत्रता का न होना, देश आध्यात्मिक अनुसरण में मग्न नहीं हो सकता है। बगैर स्वतंत्रता के आप अपनी आध्यात्म का आडंबर बंद करें। वो कहना चाह रहा है कि स्वतंत्रता दुख का न रहना, गरीबी का न रहना, तभी जाकर किसी महानता को स्थापित कर सकते, फिर वो आध्यात्म हो या अन्य कोई महानता। आंसर आना चाहिए था इसका 1 और 2, कोई पहुंचा था इस आंसर तक। तीसरा, उपरोक्त लेखांश की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? उत्पीड़ित लोगों की मनोदशा पर। बिल्कुल हो सकता है ये एक, भूखमरी और दुख पर नहीं है। इसने भूखमरी और दुख की व्याख्या नहीं की है, उसने उनके मनोदशा की व्याख्या की है। सभ्यता के विकास पर, यह तो स्पष्ट रूप से उसने आखिरी में लिखा है, वह कुछ जैसे जैसे विकसित होकर कोई व्यक्ति परिपक्व होता है वैसे वैसे वह बाहरी और उससे कुछ आंतरिक अर्थ भी ढूंढता है। यही स्थिति जनों और सभ्यताओं की भी होती है। वास्तव में यह कहानी पूरी वो इसलिए समझा रहा था क्योंकि वो बताना चाह रहा है सभ्यताएं और जन समान है। वास्तविक में इसका अगर सही उद्देश्य देखा जाए संदेश, तो सभ्यता और जनों की मनोदशा और उनके विकास का क्रम, सामान्य लोगों के तन मन और आत्मा पर, तो डी हटा दो, बी हटा दो। उत्पीड़ित लोगों की मनोदशा पर और सभ्यता के विकास पर। अब जरा उत्पीड़ित शब्द पर आइएगा, कहीं से कहां तक देखना। उसने जो लिखा है ना, जब कोई देश विदेशी प्रभुत्व के अधीन होता है उनकी चर्चाएं उसने की है। फिर उसने कही कि भारतीयों का आचरण भी बड़ा है कि अभाव या भूखमरी और दुख के रहते। उत्पीड़ित लोग कहां हैं, मुझे जरा दिखाइए आप पूरे पैसेज में। उत्पीड़ित का मतलब आप समझते हैं, ऐसे लोग जिनको सताया जा रहा होगा। पैसेज में सताने वाले लोग कहां हैं? तुम्हें बताता हूं मैं, तुम्हें ए आंसर क्यों लगा होगा। दुख, अभाव, इनकी वजह से तुम्हें उत्पीड़न, तो उत्पीड़न अलग है और दुख और अभाव की चीजें अलग है। और आखिरी इसका उत्तर आना चाहिए था सी। लेखांश के अनुसार मन और आत्मा की यंत्रणा का कारण क्या है? इस पैसेज का सबसे सिंपल सवाल। विदेशी प्रभुत्व का प्रभाव वो पहले में था, दूसरे में विदेशी प्रभुत्व वो भी पहले वाले में बताया था, पर ये जो यंत्रणा की बात है वो आखिरी में बताई उसने। बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन के बीच के संतुलन का अभाव और व्यक्ति के क्षमताओं के न होना क्रांति। बिल्कुल भी नहीं, आंसर आएगा एग्जैक्टली सी। ये पैसेज थोड़ा टिपिकल हो सकता है। अब आपको मैं 2 होमवर्क देकर जा रहा हूं, इसके आंसर आप निकालेंगे तब मैं जाकर ओरिजिनल आंसर आपको इसके दूंगा। क्वेश्चन पेज नंबर 25 पर